हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गीता अपनी बहू मिहिका के साथ रहती थी। मिहिका और गीता ससुर जयदीप और पति विनीत के लिए आज खास खाना बना रही होती हैं, क्योंकि आज बाप बेटे जयदीप और विनीत दोनों बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे और उनके लिए उनकी बीवियां टिफिन बना रही थी। लीजिए विनीत के पापा, आपका टिफिन पैक हो चुका है। और विनीत, ये तुम्हारा टिफिन। आहा हा क्या खुशबू है भाई, वाह मजा ही आ गया। अरे तुम दोनों सास बहू सच में मास्टर शेफ हो, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। जयदीप और विनीत घर से निकल जाते हैं, लेकिन जिस एरोप्लेन में वो दोनों बैठते हैं वो क्रैश हो जाती है और प्लेन में सवार आधे यात्रियों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक जयदीप भी होता है। लेकिन विनीत बच जाता है और वो अपने पैरों और हाथों से अपाहिज हो जाता है। अपने पापा के जाने से विनीत बहुत टूट जाता है। गीता अब विधवा हो चुकी थी। वो गहरे सदमे में जाती है। मिहिका उसे सांत्वना देती है। बस माँ जी, बस, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। हाँ बहू, विनीत भी अब अपाहिज हो गया है। हमें उसकी भी देख रेख करनी होगी। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन हमें ये करना होगा। मिहिका और गीता दोनों सास बहू ठान लेते हैं कि वो अभी नौकरी ढूंढकर काम करके पैसे कमाएंगी। वो दोनों कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। दुखी और निराश होकर वो घर लौटते हैं। तभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ विनीत भावुक होकर उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपाहिज न होता तो आप दोनों को ये दिन देखने की कोई नौबत ही नहीं आती। मेरा जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। खामखा मैं आप दोनों पर बोझ बनकर रह गया। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी उस प्लेन क्रैश में मर जाता। नहीं विनीत, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम हम पर बोझ नहीं हो और कभी ऐसा सोचना भी मत। और खबरदार, अगर आइंदा से मरने की बात की तो। पति को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहती। तू मेरा लाल है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसी बातें मत कर। और तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, वो एक हादसा था। गीता और मिहिका दोनों अगले दिन फिर से काम ढूंढने लग जाती हैं। इस बार वो लोगों के घरों में साफ सफाई या खाना बनाने का काम ढूंढने जाती हैं, लेकिन बेचारी दोनों इस बार भी काम ढूंढने में असफल हो जाती हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है और एक दिन वो दोनों एक ढाबे को देखती हैं, जहां पर बहुत से ग्राहक खाना खा रहे थे। देखिए ना माँ जी, इस छोटे से ढाबे में कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं। हाँ मिहिका बहू, ये ढाबे वाला एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाता होगा। तो क्यों ना हम भी एक ढाबा खोलें? क्या कहती हो आप माँ जी? लेकिन बहू, तू तो जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं रहे कि हम ठीक से 2 वक्त की रोटी खा सके, और तुम ढाबे की बात कर रही हो। हाँ माँ जी, वो बात भी है। ये कैसी दुविधा में फंस गए हैं हम। 6 दिनों से तपती धूप में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें काम नहीं मिला। न जाने कब हमारी मुश्किलें दूर होंगी। तभी गीता के दिमाग में एक ख्याल आता है। मिहिका बहू, एक रास्ता है। मेरा भाई गिरीश, हो सकता है कि वो हमारे पैसों के लिए थोड़ी सी मदद कर दे। अरे हाँ माँ जी, मामा जी सच में हमारी मदद कर सकते हैं। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मिहिका और गीता दोनों गिरीश के पास जाती हैं। गिरीश एक अमीर आदमी था जो एक बंगले में रहता था, लेकिन गीता ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गरीब जयदीप से शादी की थी, इसीलिए गिरीश उससे ठीक से बात नहीं करता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि हमें अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मत दिखाना। तो क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों? अभी वो गरीब फटीचर जयदीप परलोक सिधार गया, इसलिए आ गई फिर से हमारे तलवे चाटने? हाँ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भैया, विनीत भी अपाहिज हो गया है उस प्लेन क्रैश के कारण। अब सारी जिम्मेदारी मेरे और मिहिका बहू के कंधों पर है। हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें सोचा कि हम दोनों सास बहू मिलकर अपना खुद का ढाबा खोलेंगे।
जिसके लिए हमें पैसों की मदद चाहिए थी। मामा जी प्लीज मना मत कीजिए, हम बहुत आस और उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास। अरे मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है क्या? हाँ, तुम दोनों को मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम दोनों को यहां से धक्के मारकर भगवा दूंगा। लेकिन भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए ना भैया, भैया। गिरीश गीता और मिहिका के मुंह पर दरवाजा बंद करता है। बेचारी बेसहारा मिहिका और गीता बहुत उदास होती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या करें और क्या नहीं। तभी मिहिका के पापा के दोस्त प्रताप मिलते हैं और मिहिका अपना सारा दुख उन्हें बताती है, जिसके बाद हे भगवान, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? हाँ, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे बांस का खेत है, उसमें से तुम्हें जितने बांस चाहिए तुम ले जा सकती हो बेटा। तुम्हारे पापा ने जीते जी मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने का सौभाग्य दे दो बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप काका। प्रताप मिहिका को ढेर सारे बांस की लकड़ियां देता है, जिन्हें वो अपने साथ ले जाती है। लेकिन मिहिका बहू, हम इतनी सारी बांस की लकड़ियों का करेंगे क्या? ये तो हमारे किसी भी काम की नहीं। किसने कहा कि यह हमारे किसी भी काम की नहीं? माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम इन बांस की लकड़ियों का बांस का ढाबा बनाएंगे। बांस का ढाबा? जी हाँ, बांस का ढाबा। इस ढाबे में ग्राहकों को बांस की वजह से ताज़ा हवा और नैसर्गिक सुख मिलेगा। गर्मी में हमारा ढाबा ठंडा रहेगा। हमें ढाबा बनाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है फिर। अरे वाह बहू, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मीका और गीता दोनों सास बहू मिलकर एक बांस का ढाबा तैयार करती हैं, जिसमें वो दोनों बढ़िया से खाना बनाती हैं और उनके हाथ का बना खाना सभी को पसंद भी आता। अरे भाई, सुपर डुपर खाना बना है मेहका जी। अरे गीता काकी, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे हमने कभी नहीं खाए। ये तो सेम टू सेम अमृतसरी छोले भटूरे लग रहे हैं। अरे और ये पाव भाजी, ये एकदम बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट टेस्ट है भाई। मैं तो 5 प्लेट और खाऊंगा, और तो और 5 प्लेट घर पर पार्सल भी ले जाऊंगा। बहुत मजा आया, थोड़ा और मक्खन डालिए ना बहन जी। जी क्यों नहीं, ये लीजिए। इस तरह दोनों सास बहू अपने बांस के ढाबे से खूब पैसे कमाने लगते हैं और तरक्की करने लगते हैं। ये सब गिरीश से देखा नहीं जाता। गिरीश को गीता और मीका की सफलता देख जलन होती है और वो रात के अंधेरे में जेसीबी लेकर गीता और मीका के बांस के ढाबे के पास आता है और जेसीबी से उनके ढाबे को तोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसे स्वर्गवासी जयदीप की आत्मा दिखाई देती है। जयदीप जेसीबी के सामने खड़ा हो जाता है और वो गिरीश को गुस्सैल आंखों से देखता है। जी जयदीप, तुम यहाँ? तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार कह दे रहा हूं, मेरी बीवी और बहू को परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चाहो तो आजमा कर देख लो, अभी की अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आज से, मेरा मतलब है अभी से ही गीता और मिहिका से दूर चला जाऊंगा। मैं फिर कभी उनके पास आसपास भी नहीं आऊंगा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गिरीश घबराकर जेसीबी घुमाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। जयदीप की आत्मा भी गायब हो जाती है। गीता और मीका दोनों सास बहू बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके शहर में एक नया रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। वहीं विनीत भी घर बैठे अपने बचपन के शौक डबिंग को पूरा करता है और डबिंग का काम करता है। इस तरह वो तीनों अपने जीवन में बहुत खुशी से रहते हैं। मोहनपुर कहकर एक गांव में नित्यानंद नामक एक आदमी अपनी बीवी वर्षा संग रहा करता था। नित्यानंद का गांव में एक ढाबा था, लेकिन उसके ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते, जिस कारण वो बहुत चिंताग्रस्त रहता। अब हमारे गांव में रहते ही कितने लोग हैं जो हम ज्यादा ग्राहकों के आने की आशा करें, और ऊपर से आपने ढाबा भी ऐसी जगह खोला है जहां आसपास इतने घर भी नहीं हैं और गांववासी इस तरफ ज्यादा आते भी नहीं। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी वर्षा। अब मैं इस ढाबा को खरीद कर फंस गया हूं, लेकिन नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगा। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही निकालूंगा अपने ढाबे को आगे बढ़ाने के लिए।
नित्यानंद निरंतर हिम्मत जुटाता रहता। वो अपने ढाबे के पोस्टर्स और पैम्फलेट भी छपवाता और गांव में बांटता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ढाबे पर बस इक्का दुक्का लोग ही आते। नित्यानंद को अब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है, जिससे वर्षा भी परेशान हो जाती है। नित्यानंद जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, इस ढाबे को बेच दीजिए और कोई नया काम शुरू कीजिए, क्योंकि हम यूं ही अच्छे दिनों का इंतजार करते करते उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे तो और डूब जाएंगे। हाँ वर्षा, शायद तुम सही ही कह रही हो। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरे ढाबे का कुछ भविष्य हो सकता है। मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। नित्यानंद एक आदमी को अपना ढाबा बेच देता है और अब वो घर पर ही रहने लगता है। मैं तो कहती हूँ अभी कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लीजिए, उसी में पैसा है। अब खुद का बिजनेस डालने के बारे में बाद में सोचना। हाँ वर्षा, मैं कल से ही नई नौकरी की तलाश शुरू करूंगा। ऊपर वाले की दया से मुझे कोई अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल जाए बस। अगले दिन से नित्यानंद नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन जहां जहां वो जा चुका था सभी ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। जब उसे भूख लगती है तभी वो एक ढाबे में जाकर पाव भाजी खाता है। उस समय वहां पर एक आदमी उस ढाबे के मालिक से बात कर रहा होता है। जी जी हाँ महेश्वरी साहब, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक हाईवे ढाबा खोलूं। अरे हाँ, ये तो एकदम बेस्ट आइडिया है। हाईवे पर सफर करने वाले लोग रुक कर खाना खाने आएंगे। गांव में तो वैसे भी इतने लोग नहीं हैं, लेकिन हाईवे पर तो बहुत अच्छे से कमाई होगी। उन दोनों की बातचीत सुनकर नित्यानंद के दिमाग में भी ये ख्याल आता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छा विचार है। क्यों ना मैं भी एक हाईवे ढाबा खोल लूं। मैं घर जाकर वर्षा से इस बारे में बात करता हूँ। नित्यानंद घर जाकर वर्षा को सारी बात बताता है। तभी अरे हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। हाईवे पर तो हर आधे घंटे में सफर करने वाले रुककर खान पान करते हैं। नित्यानंद जी, हाईवे ढाबा खोलने का ये विचार बहुत ही सही है। चलो ऊपर वाले का नाम लेकर ढाबे की शुरुआत करते हैं। नित्यानंद और वर्षा दोनों ही हाईवे पर ढाबा खोल लेते हैं, जिसका नाम वो देसी तड़का ढाबा रखते हैं। नित्यानंद का हाईवे ढाबा 2 से 3 दिनों में ही अच्छे से चलने लगता है, लेकिन नित्यानंद के आ जाने से उस हाईवे का दूसरा ढाबा जो होता है वो ठीक से नहीं चल पाता। उस ढाबे का मालिक विनोद और उसकी बीवी कजरी दोनों ही नित्यानंद और वर्षा के ढाबे से जलने लगते हैं। हैं? जब तक हम इस हाईवे पर अपना ढाबा चलाते थे तब तक सब खुशहाल मंगल था, लेकिन जब से ये नित्यानंद ढाबे वाला यहाँ आया है हमारी तो खुशियों पर ही ग्रहण लग गया है। और नहीं तो क्या, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर वो स्वादिष्ट खाना बना सकती है तो हम भी कोई अनाड़ी थोड़ी हैं। हम भी दिखा देंगे उसे कि हम कितने तगड़े खिलाड़ी हैं। हाँ। हाईवे पर रुककर खाना खाने वाले ग्राहकों को नित्यानंद के ढाबे का खाना ही पसंद आता और वो लोग विनोद के ढाबे में नहीं जाते। विनोद का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। वहीं नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे की तरक्की से बहुत खुश होते हैं। आखिरकार हमारे अच्छे दिन आ ही गए नित्यानंद जी। अब आप देखना कैसे हमारा ढाबा मशहूर हो जाता है। हाँ वर्षा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बस सब कुछ यूं ही रहे। ये देखिए, मैं ये नजर बट्टू लाई हूँ। इसे हम हमारे ढाबे के बाहर लगा देते हैं ताकि हमारे प्यारे से हाईवे ढाबा को किसी की नजर ना लगे। हाँ 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 वर्षा, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ जो तुम ये नजर बट्टू ले आई। वर्षा ढाबे के बाहर उस नजर बट्टू को लगा देती है। वहीं विनोद और कजरी ये सब देख रहे होते हैं और उनका पारा और भी हाई होता जाता है। ये दोनों तो हमारे रास्ते का कंकड़ बन चुके हैं। अब हम इन्हें यहाँ से कैसे भगाएं? कजरी, चिंता मत करो विनोद जी, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है जिससे ये दोनों 100% यहाँ से भाग जाएंगे और वो भी खुद की मर्जी से। क्या क्या बात कर रही हो? लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा कजरी? ये दोनों तो चुंबक की तरह चिपक चुके हैं यहाँ डेरा जमा कर। सुनिए, रात में जब ये दोनों ढाबे को बंद करने जाएंगे तभी मैं एक भोंपू में भूतिया आवाज निकाल कर इन्हें डराऊंगी और धमकाऊंगी, जिससे इनको सब सच ही लगेगा और फिर ये दोनों सच में ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। अरे वाह कजरी, ये तो बहुत ही सॉलिड आइडिया है। ये तो पक्का काम करेगा। रात में जब नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे को बंद करने जा रहे होते हैं तब अचानक से ढाबे की लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं और उन्हें पायल की छन छन आवाज भी सुनाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं।
ये आवाज कहाँ से आ रही है नित्यानंद जी? और ये लाइट्स, इन्हें क्या हो रहा है? अरे, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है वर्षा कि आखिर ये सब किसका संकेत है। कजरी भोपू से डरावनी आवाज निकालती है। क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है इस ढाबे में, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि ये हाईवे मेरा है। मैं एक हाईवे वाली चुड़ैल हूँ। नहीं। और अगर कल रात से पहले तुम दोनों अपने इस मनहूस ढाबे को बंद करके यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। समझ गए तुम दोनों, मूर्ख कहीं के। विनोद गुलेल से कंकड़ की गोली चलाता है और उसका निशाना सीधे ढाबे के नजर बट्टू पर लगता है, जो टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारा नजर बट्टू भी टूट गया। मतलब ये सब हकीकत में हो रहा है। ओह, हाँ चुड़ैल जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई जो आपके हाईवे पर ढाबा खोल दिया हमने। हाँ चुड़ैल जी, हम कल सुबह ही ढाबा बंद कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बख्श दो। ठीक है। डर के मारे नित्यानंद और वर्षा दोनों ही सुबह सवेरे अपने ढाबे का सारा सामान एक ट्रक में भरकर उसे खाली करते हैं। नित्यानंद बहुत भावुक हो जाता है। एक इसी ढाबे से आस थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहेगी। जी आप ज्यादा मत सोचिए, ढाबे को यहाँ चालू रखेंगे तो वो हाईवे वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। दिल पर पत्थर रखकर नित्यानंद और वर्षा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से नित्यानंद रुक जाता है और बोलता है, एक मिनट वर्षा, अगर उस चुड़ैल ने हमें अपना ढाबा बंद करने की वार्निंग दी है तो जाहिर सी बात है उसने हमारे बगल वाले ढाबे वाले को भी ये वार्निंग दी होगी। चलो अभी जाकर पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। लेकिन नित्यानंद जी। नित्यानंद वर्षा का हाथ पकड़कर उसके साथ विनोद के ढाबे के पास जाता है। तभी वो विनोद और उसकी बीवी कजरी की बातें सुन लेता है। क्या डरावनी आवाज निकाली कल रात को तुमने कजरी? तुम तो कलाकार निकली। आखिरकार वो दोनों ढाबा बंद करके चले ही गए। कजरी का प्लान फ्लॉप हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सच्चाई जानकर वर्षा और नित्यानंद के होश उड़ चुके थे। अच्छा, तो ये तुम दोनों की सोची समझी चाल थी। बहुत खूब। हाँ, तुम दोनों को क्या लगा हम डर जाएंगे? अब एक बात कान खोलकर सुन ले विनोद के बच्चे, अब चाहे सच की चुड़ैल भी क्यों ना आ जाए, मैं अपने हाईवे ढाबे को बंद नहीं करूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, चलो जी यहाँ से, डरपोक कमजोर लोग। विनोद और कजरी की बोलती बंद पड़ जाती है और वर्षा और नित्यानंद वहां से पूरी टशन के साथ निकलते हैं और फिर से अपना हाईवे ढाबा खोलते हैं। उसके जरिए खूब सारे पैसे कमाते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। मुंबई शहर में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी थी और हर जगह अगर कोई आइसक्रीम बिक रही थी वो थी हेवेंस आइसक्रीम। राजशेखर उस आइसक्रीम कंपनी का मालिक था। वो एक बड़े से बंगले में अपनी बीवी गीतांजलि और 20 साल की बेटी कोयल के साथ रहता था। कोयल भी बहुत स्वादिष्ट और अनोखी अनोखी आइसक्रीम्स बनाती थी। अरे वाह कोयल बेटा, तुमने तो वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी का क्या मिश्रण किया है। फैबुलस आइसक्रीम। और ये रसगुल्ले वाली आइसक्रीम, ये भी बहुत अमेजिंग है बेटा। सच में तुम और तुम्हारे ये सुंदर सुंदर और अतरंगी आइसक्रीम के फ्लेवर के आइडियाज बहुत खूब। थैंक यू सो मच मम्मा पापा। कोयल बेटा, तुम्हारी सजेस्ट की हुई कीवी और चॉकलेट मिक्स फ्लेवर वाली आइसक्रीम की बहुत सेल्स हो रही है। बेटा, तुम हमारी कंपनी का नाम रोशन कर रही हो। तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारी क्रिएटिविटी फर्स्ट क्लास है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया या फिर हमारी कंपनी को कुछ हो गया तो फिर तुम हेवेंस आइसक्रीम की शान कायम रखना बेटा। कोयल के घर के बाहर एक रूम था जिसके अंदर सारी पुरानी चीजें रखी थी। एक दिन जब वो और गीतांजलि उस रूम में कुछ ढूंढने आते हैं तभी उसे एक बहुत ही अतरंगी स्टाइल वाली मोटर बाइक दिखाई देती है। अरे वाह मम्मा, ये मोटर बाइक, ये तो बहुत ही कूल है। ऐसी मोटर बाइक तो मैंने आज तक नहीं देखी और इसका डिजाइन भी कुछ अलग सा लग रहा है ना मम्मा, और काफी हटके है। ये किसकी है और यहाँ इस सड़े हुए रूम में क्या कर रही है? कोयल बेटा, ये तुम्हारे दादाजी ने अपने हाथों से बनाई थी, उनकी याद में इसे रखा गया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस पुराने खंडहर जैसे कमरे में है।
मैं कल सुबह स्टाफ से कहकर इसे बंगलों के अंदर शिफ्ट करवा देती हूँ। हाँ मम्मा, लेकिन एक बात तो तय है, मैं इस मोटर बाइक को एक दिन जरूर बाहर निकालूंगी और इस पर बैठकर सवारी करूंगी। बहुत मजा आएगा। ऊपर से इतनी हटके मोटर बाइक देखकर सभी मुझे ही अटेंशन देंगे। उससे पहले अपने 3rd ईयर की फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान दो। जाओ पढ़ाई करो। हाँ हाँ माता श्री। अगले दिन कोयल जब कॉलेज से घर लौटती है तब वो बंगले को जलते हुए देखती है और ये भयंकर दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं, मेरा घर, मेरे मम्मा पापा, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा पापा। कोयल की तो मानो दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। घर जलने के साथ साथ तिजोरी के सारे पैसे भी जल जाते हैं। उसके पापा की आइसक्रीम कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और कंपनी भी बंद पड़ जाती है। मैं अपने पापा की कंपनी को यूं डूबने नहीं दे सकती। हेवेंस आइसक्रीम की कंपनी को बनाने में पापा ने जी तोड़ मेहनत की थी। उनके बाद अब मैं अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी को फिर से खड़ा करूंगी। उनसे किया हुआ वादा अब मैं पूरा करके ही रहूंगी। कोयल ठान लेती है कि वो अपने पापा की आइसक्रीम कंपनी हेवेंस को बंद नहीं पड़ने देगी। वो उसी ब्रांड की आइसक्रीम्स बनाकर बेचने का फैसला लेती है और सबसे पहले वो एक आइसक्रीम ट्रॉली खरीदती है और वो अपने हाथों से आइसक्रीम बनाकर हेवेंस के पैकेट में पैक करके उन्हें बेचती। गर्मी से पाओ राहत, खाकर एकदम टेस्टी और यम्मी आइसक्रीम, तरह तरह के फ्लेवर्स, ऊपर से 5 आइसक्रीम्स पर एक फ्री। आइए आइए, आइसक्रीम खाइए और गर्मी को भगाइए। आइए आइए, हेवेंस आइसक्रीम अब आपकी गली में भी। अरे ये हेवंस आइसक्रीम के मालिक राजशेखर की बेटी है। ये यहाँ पर सड़क पर आइसक्रीम बेच रही है। बेचारी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं इसे। ओ मिस्टर, आइसक्रीम खानी है तो खा, वरना दफा हो जा। फालतू की बकवास मत कर यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो जाए, हेवेंस आइसक्रीम को मैं कभी बंद नहीं होने दूंगी। वो दोनों आदमी हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। कोयल जिस कॉलोनी में आइसक्रीम बेच रही थी, वहां पर ज्यादा लोग आइसक्रीम नहीं खाते। वो तपती धूप में यहाँ से वहां ट्रॉली लेकर घूमती, लेकिन कोई भी उस बेचारी की आइसक्रीम नहीं खरीदता। कोई भी मेरी आइसक्रीम खरीद नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं अपने पापा से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर पाऊंगी। नहीं कोयल, तुझे इतनी आसानी से हार नहीं माननी है। तुझे आगे जाना है, हिम्मत हार कर पीछे नहीं जाना है। कोयल हिम्मत जुटाती है और आइसक्रीम बेचना जारी रखती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग उसकी आइसक्रीम को खरीदने लगते हैं। रात में कोयल दिन भर की बची हुई आइसक्रीम्स को गरीब बच्चों में बांट देती है। ये लो बच्चों, एंजॉय। ये धन्यवाद दीदी। वाओ, धन्यवाद दीदी। कोयल एक छोटे से मकान में रहती है और रोज सुबह ही आइसक्रीम ट्रॉली लेकर आइसक्रीम बेचने निकल पड़ती। लेकिन एक सुबह जब वो ट्रॉली को घर के बाहर देखने आती है, तभी वो जोर से चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं! आइसक्रीम ट्रॉली के टायर्स नहीं थे। कोयल उन टायर्स को आसपास की सड़कों पर ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। कोयल बहुत परेशान हो जाती है। लगता है मेरी ट्रॉली के टायर्स कोई चुरा कर ले गया। अब मैं अपनी ट्रॉली को बाहर कैसे ले जाऊं बिना टायर्स के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? कोयल चिंतित होकर सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक से 2 मिनट बाद उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। उस दिन मैंने बंगलों के बाहर वाले रूम में वो दादाजी की अतरंगी मोटर बाइक देखी थी। उसे मम्मा ने अंदर रखवाया ही नहीं। वो अब भी वहीं पर ही होगी। क्यों ना मैं उसे और इस बिना टायर की ट्रॉली को एक साथ अटैच करूं और एक मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली बनाऊं। हाँ, यही सुपर आइडिया है। गो फॉर इट कोयल, गो फॉर इट। कोयल अपने जलकर राख हुए बंगले के बाहर के उस पुराने रूम में जाती है और अपने दादाजी की मोटर बाइक के साथ आइसक्रीम ट्रॉली की आधी बॉडी को अटैच कर देती है। इस बहाली के बाद वो उस मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली को सजाती है और हेवेंस कंपनी के लोगों का बोर्ड मोटर बाइक के सामने भी लगाती है। फाइनली मैंने कर दिखाया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली। हाय, इसे किसी की भी नजर न लगे। भला यह ले लूं। कोयल मोटर बाइक आइसक्रीम ट्रॉली पर आइसक्रीम्स बेचती और वो हेवेंस कंपनी को फिर से आगे ले जाने में कामयाब होने लगती। हमने हेवंस आइसक्रीम को बहुत मिस किया। थैंक यू, हमें फिर से इसे खाकर आनंद उठाने का एक और अवसर देने के लिए।
अरे हमेशा की तरह हेवेंस आइसक्रीम कंपनी की अनोखी फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम्स, वो भी इस अनोखे मोटर बाइक और आइसक्रीम ट्रॉली के कॉम्बिनेशन से बने वाहन पर। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक, मजा ही आ गया इतने टाइम बाद। ग्राहक फिर से अपनी फेवरेट हेवेंस आइसक्रीम कंपनी के आइसक्रीम को खाने का लुत्फ उठाने लगते हैं। कोयल रोज अपने मम्मा पापा की तस्वीर देखकर भावुक होती और उनका आशीर्वाद लेकर ही आइसक्रीम बेचने निकलती। मम्मा पापा, आप दोनों जहां कहीं भी हो, मैं जानती हूँ कि आप दोनों अपना आशीर्वाद मुझ पर सदा बनाए रखोगे, लेकिन आप दोनों के बिना जीना बहुत मुश्किल है। हर रोज आपको याद करके मैं रोती हूँ। काश काश आप दोनों फिर से किसी तरह लौट आए। कोयल खूब पैसे कमाती है और फिर से हेवेंस कंपनी खड़ी करती है। पूरे शहर में फिर से हेवेंस आइसक्रीम बिकने लगती है। ऐसे ही एक दिन कंपनी में एक औरत रोते हुए कोयल के पास आती है। उसका नाम ईश्वरी होता है। कोयल बेटा, बेटा मेरा नाम ईश्वरी है। मैं तुम्हारे पापा राजशेखर के दुश्मन अनुराग कपाड़िया की बीवी हूँ। दुश्मन? हाँ, अनुराग राजशेखर भाई साहब की तरक्की से खूब जलता था, इसीलिए उसने उसे और तुम्हारी माँ गीतांजलि भाभी को किडनैप करके अपने घर में बंदी बना लिया और तुम्हारे बंगलों को भी जला दिया। क्या? इसका मतलब ये है कि मेरे मम्मा पापा वो दोनों जिंदा है? हाँ हाँ, राजशेखर भाई साहब और गीतांजलि भाभी जिंदा है। अनुराग ने उन्हें अपना गुलाम बना कर रखा है। मैं तुम्हें उसके खुफिया बंगलों का पता देती हूँ ताकि तुम वहाँ जा सको। तुम जाओ, अपने माता पिता को उस राक्षस के चंगुल से बचा लो। लेकिन आप ये सारी जानकारी देकर मेरी मदद क्यों कर रही हो? आप तो अनुराग कपाड़िया की बीवी हो ना? हाँ बेटा, लेकिन उसने मुझे कभी अपनी बीवी जैसे नहीं रखा। मुझे मारता पीटता और खूब बुरा भला कहता। आज आखिरकार इतने सालों बाद मैंने वहाँ से भागने का फैसला लिया और तुम्हारी कंपनी का पता ढूंढकर सबसे पहले तुम्हारे पास आई। थैंक यू सो मच ईश्वरी जी। आप नहीं जानती आपने ये सब बताकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस दरिंदे अनुराग कपाड़िया को सजा दिलवा कर रहूंगी। कोयल और ईश्वरी दोनों पुलिस टीम के साथ अनुराग के उस खुफिया बंगले पर जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कोयल अपने मम्मा पापा से फिर से मिलती है। जयंत एक गरीब किसान था जो कमाल नगर नामक एक गांव में अपनी बीवी चारू, छोटा बेटा गट्टू और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। वो अपने खेत में टमाटर उगाता और बाजार में जाकर बेचता। आइए आइए, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर लीजिए। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो जयंत भाई साहब। तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। लगता है तुम बड़े प्यार से, स्नेह से टमाटर की खेती करते हो, इसलिए वो इतने निखर कर उगते हैं। जरा इनका रंग तो देखो। वाह 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 वाह। जयंत का टमाटर बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिवाली की रात एक रॉकेट उड़कर जयंत के खेत में गिरता है और पूरा खेत आग पकड़ लेता है। आग तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। अरे नहीं, मेरे खेत! हे ठाकुर जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इस खेत से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं तो बुरा तरह बर्बाद हो गया। चारू, ये क्या हो गया? हमारा खेत ऐसा क्यों हुआ? जयंत अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास जितने पैसे थे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। वो लोग आश्रम में मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इस तरह जिएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, काम ढूंढना होगा। जी, मैंने भी 2 जगह बात की है घर का काम की। 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। जयंत नौकरी की तलाश करने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर 1 हफ्ते तक जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी पाने में असफल ही रहता है। एक रात बहुत बारिश होती है और तभी जयंत का घर मालिक किरोड़ीमल आता है। अबे ओ जयंत के बच्चे, तो अपना 3 महीने का बचा हुआ किराया इस जन्म में ही भरेगा या अगले जन्म में?
किरोड़ी मल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार भी किराया नहीं चुका पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपना सारा किराया एक बार में ही सूद समेत चुका दूंगा। मुझे बस और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं वाकई में चुका दूंगा आपका पैसा। हाँ किरोड़ी मल जी, हमारे खेत में दिवाली की रात आग लग गई, जिस कारण हमारा टमाटर का बिजनेस बंद हो गया। जयंत जी ने कई जगहों पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन किरोड़ीमल उन दोनों की बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता, तुम दोनों को आज के आज पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अभी के अभी तुम दोनों को मेरा घर खाली करके जाना होगा। क्या? किरोड़ी मल जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी तेज भीषण गर्मी में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किरोड़ी मल जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए, हम पर दया कीजिए और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बस बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? किरोड़ीमल के आदमी भरी बरसात में जयंत और चारू के घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकते हैं और उन्हें उनके बच्चों के संग वहां से निकाल देते हैं। बेचारे जयंत और चारू अपने बच्चों संग बारिश में यहाँ से वहां भटकते हैं। वो लोग एक गुफा में अलाव जलाकर रुकते हैं। गट्टू और पिंकी को भीग कर तेज बुखार आ जाता है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तभी जयंत अपने दोनों बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाता है। उन लोगों के हाल बद से बदतर हो जाते हैं। वो लोग जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। चारू, अब जब तक हम पैसे नहीं कमा लेते, हम इसी झोपड़ी में रहेंगे। हाँ जयंत जी, मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। दोनों जगह में से एक जगह मैं झाड़ू पोछा करने जाऊंगी। एक बार पैसे इकट्ठा हो जाए, फिर हम इस झोपड़ी से निकलकर किसी किराए के मकान में रहने चले जाएंगे। बस ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है हमें। बेचारे हमारे बच्चे, अरे खेल कूद की उम्र में उन्हें भी हमारे साथ इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए पापा, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चारू जिस घर में झाड़ू पोछा करने जाती है, वहां पर एक हफ्ते बाद उसके हाथों से एक कीमती कांच का शोपीस टूट जाता है, जिस कारण उसकी मालकिन उसे खूब सुनाती है। अरे निकम्मी, क्या नींद में साफ सफाई कर रही थी? अंधी कहीं की, इतना महंगा और बेशकीमती शोपीस तोड़ दिया तूने, नालायक। वो मालकिन, वो मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। अरे तुझे पता भी है क्या, ये शोपीस विदेश से आया हुआ है। इसकी कीमत कितनी है तुझे पता है? तेरी औकात भी नहीं है, उतना महंगा है ये। निकल यहाँ से। ऐसे नुकसान करने वाले लोग मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे तेरी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। चल दफा हो यहाँ से। लेकिन मालकिन, मालकिन मेरी बात तो सुनिए ना मालकिन। मालकिन चारू को घर से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चारू रोते बिलखते घर वापस आती है। चारू को इस हालत में देखकर जयंत को बहुत दुख होता है। अब तो न जयंत के पास कोई नौकरी थी और तो और चारू की नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी। एक दिन भयानक तूफान आता है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत उड़ जाती है और पूरी झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है। अब तो उन लोगों के हाल और भी बुरे हो जाते हैं। उनके पास अब गांव के कृष्णा मंदिर में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, क्यों हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं मझधार में अटक चुका हूँ, मेरी मदद करो ठाकुर जी, मेरी मदद करो, अपने बच्चे की मदद करो ईश्वर। जयंत और उसका परिवार अब कचरा कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा करने लगता है। उन्हें ज्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स ही मिलती। एक दिन यूं ही जब वो लोग एक स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी पिंकी और गट्टू की नजर स्कूल में चल रहे एग्जीबिशन पर पड़ती है, जहाँ पर सब ने छोटे छोटे वस्तुओं से घरों के मॉडल्स बनाए थे। वो देखो प्लास्टिक बोतल से बना हुआ घर। और वो देखो कुल्फी वाली लकड़ी है। कुल्फी वाली लकड़ी नहीं बुद्धू, उसे आइसक्रीम स्टिक कहते हैं। अरे हाँ हाँ, और वो देखो कांच का घर और वो कागज का भी। उन सबको देखकर जयंत के मन में एक विचार आता है।
क्यों ना हम भी एक प्लास्टिक बॉटल का घर बनाएं, वो भी असलियत का। प्लास्टिक तो तूफान में भी टिकता है, टस से मस नहीं होता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया विचार है जी। मैं तो कहती हूँ कि यही करते हैं। हाँ पापा, हाँ, मुझे एक प्लास्टिक बॉटल के घर में रहने में बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। वो चारों पूरे गांव में भटक कर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं और उससे एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद चारू और जयंत दोनों को भी एक मिल में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और उन लोगों के जीवन में खुशियां फिर से दस्तक दे देती हैं। धन्यवाद ठाकुर जी, प्लास्टिक बॉटल का घर हमारे लिए लकी और शुभ साबित हुआ। बस अब आप अपनी कृपा दृष्टि यूं ही हम पर बनाए रखिए। नकुल और मुस्कान दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब नकुल के घर वाले मुस्कान के घर रिश्ता लेकर आते हैं, तभी मुस्कान अपने हाथों से सभी के लिए स्वादिष्ट और जायकेदार पकवान बनाती है, जिन्हें देखकर नकुल की माँ हेमा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मुस्कान बेटा, तुम तो वाकई में मास्टर शेफ निकली। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिल रही है। क्यों जी तू जी? अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो और भी खुश नसीब हूँ, क्योंकि पूरे परिवार में मैं ही सबसे बड़ा चटोरा हूँ। और अगर मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाएगी तो मुझे अपनी चिड़चिड़ी बीवी की क्या जरूरत है। अच्छा जी, चलिए आपको घर जाकर बताती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी जी। मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे इतने प्यारे सास ससुर मिल रहे हैं। लीजिए ना, ये स्प्रिंग रोल्स और ये मैक्सिकन स्टाइल समोसा भी खाइए ना। सभी मुस्कान के हाथों के बने अतरंगी और लजीज डिशेस को खाकर उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। उसकी माँ लावण्या और पिता देवराज कहते हैं, मुस्की जब छोटी सी थी तभी से ही इसे कुकिंग का बहुत शौक है। यह बहुत अच्छा खाना पकाती है। इनफैक्ट कभी कभी तो हम चौंक जाते हैं जब ये अतरंगी अतरंगी डिशेस बनाती है। सच में हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें मुस्की जैसी बेटी मिले। मुस्कान और नकुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों परिवार वाले एक दूसरे के गले लगकर मुंह मीठा करते हैं। सगाई की डेट फिक्स हो जाती है और नकुल और मुस्कान दोनों भी अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो दोनों रात में वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। नकुल, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं मुस्कान, तुम मेरी जान हो। आई लव यू। मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। आई लव यू टू नकुल। मैं हमारे फ्यूचर मैरिड लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। शादी, बजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कितना अच्छा लगता है ना। हाँ मुस्कान, मुझे तो एक बेटा और एक बेटी दोनों चाहिए। मुझे भी, लेकिन जो भी हो, हम अपनी संतान को दुनिया की सारी खुशियां देंगे। सगाई का दिन आ जाता है। मुस्कान अपने माता पिता लावण्या और देवराज संग कार में बैठकर फंक्शन हॉल पहुंच रही होती है। वहां फंक्शन हॉल में नकुल अपने माता पिता जितेंद्र और हेमा संग मुस्कान की राह देख रहा होता है। दोनों सुंदर तरह से सजाए गए होते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि एक पल में ही उनकी खुशियां तबाह होने वाली थी। पहाड़ी रास्ते से गुजरते वक्त मुस्कान और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी कार का ड्राइवर और उसके माता पिता देवराज और लावण्या की मौत हो जाती है और मुस्कान बांझ हो जाती है। नहीं माँ, पापा, इंदर भैया, आप लोग मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मुस्कान पूरी तरह टूट चुकी थी। सगाई की खुशियां अब मातम में बदल चुकी थी। लेकिन जैसे ही जितेंद्र और हेमा को पता चलता है कि मुस्कान बांझ हो चुकी है, वो दोनों अपना फैसला बदल लेते हैं। अगले दिन वो दोनों मुस्कान के घर पर जाते हैं, जहां पर नकुल उसकी देखरेख के लिए रुका होता है। नकुल बेटा, चलो यहाँ से। अब तुम्हारा और इस मुस्कान का साथ सिर्फ यहीं तक था। हाँ बेटा, तुम्हें मुस्कान को भूलना होगा, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। मुस्कान और नकुल हेमा और जितेंद्र की बातें सुनकर घबरा जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी, आंटी जी? हाँ माँ पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
जो लड़की हमें पोता पोती का सुख नहीं दे सकती, हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, तेरा वंश बढ़ा नहीं सकती, वो बांझ लड़की तेरी बीवी और हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। हाँ, कभी नहीं। समझ गया तू? ये सुनकर नकुल हैरान रह जाता है और बेचारी मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें माफ करना मुस्कान बेटा, हम जानते हैं कि तुमने अपने माता पिता को खोया है, लेकिन हम जितना जल्दी नकुल को तुमसे अलग करेंगे उसी में हम सबकी भलाई होगी। लेकिन पापा, माता पिता बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकली ही बच्चा पैदा करो। अडॉप्शन है, टेस्ट ट्यूब है, और भी ऑप्शंस है ना पापा। माँ प्लीज मुझे मुस्कान से अलग मत करिए, प्लीज। चुप रहो नकुल, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हेमा और जितेंद्र नकुल को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। मुस्कान बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर रोती है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उससे उसके माता पिता दूर चले गए और अब प्यार भी। मुस्कान के लिए जिंदगी के आगे का सफर अब बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था। वहां हेमा और जितेंद्र नकुल को कसम दे देते हैं कि वो मुस्कान से ना मिले। वो दोनों नकुल के लिए लड़की भी ढूंढने लगते हैं। बहुत रो लिया मैंने, अब और नहीं। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं इस एक हादसे से बहुत लोगों को खो चुकी हूँ और बहुत लोगों के असली रंग देख लिए हैं, लेकिन अब ये मुस्कान किसी से नहीं डरेगी और हार तो हरगिज नहीं मानेगी। मुस्कान हिम्मत बांधकर घर से बाहर निकलती है और कई सारी कंपनीज में जा जाकर इंटरव्यूज देने लगती है। ये सिलसिला कुछ 1 से 2 हफ्तों तक चलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुस्कान को कहीं पर जॉब नहीं मिलती। वो बहुत दुखी हो जाती है। उसे नकुल का फोन आता है। हेलो मुस्कान, मुस्कान, मैं नकुल बोल रहा हूँ। मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना मुस्कान? मेरी लाइफ किसी कैदी से कम नहीं है। घर पर रहो तो माँ की निगरानी और ऑफिस में पापा की। बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन लगाया है मुस्कान। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं उस वादे को निभाऊंगा, चाहे माँ पापा कितना ही फोर्स क्यों न कर लें। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। नकुल, तुम प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता और मैं शादी करके तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा को दुख नहीं देना चाहती इस उम्र में। इतना कहकर मुस्कान फोन कॉल कट कर देती है। मुस्कान अपने जॉब के बारे में घंटों तक सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। पापा की शॉप तो वैसे भी बंद पड़ी है, क्यों ना मैं उनकी शॉप की जगह अपना एक ढाबा बना लूं। नौकरी तो मुझे मिलने से रही और मैं तो खाना भी अच्छा ही बना लेती हूँ। हाँ, ये परफेक्ट रहेगा। मुस्कान अपने पापा की शॉप को एक ढाबे में बदल देती है और अपने स्वर्गवासी माता पिता और भगवान जी का नाम लेकर एक नई शुरुआत करती है। वो ढाबे पर स्वादिष्ट खाना पकाती है और खास करके अपनी अतरंगी डिशेस बनाती है जो ग्राहकों को खूब पसंद आती है। अरे वाह, समोसों में आलू की जगह ये मैक्सिकन स्टफिंग, ओहो फैबुलस। और ये गाजर के कपकेक्स भी बहुत अमेजिंग है भाई। और तो और नॉर्मल सी दाल चावल को भी तुमने इतना इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना दिया भाई। तुम खाने को कितना क्रिएटिवली बनाते हो। मन तो करता है कि रोज तुम्हारे ढाबे पर आकर ये बढ़िया बढ़िया खाना खाऊं। सुपर यमी भाई, सुपर यमी। थैंक यू सो मच भाई साहब। मुस्कान ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमा लेती है और आगे जाकर अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करती है। उसे जीवन में इतनी तरक्की करते देख हेमा और जितेंद्र भी खुश होते हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार उन्हें बहुत समझाते हैं। अरे क्यों अपने बेटे को दर्द दे रहे हो? मुस्कान इतनी टैलेंटेड और सक्सेसफुल लड़की है। हाँ भाई जी, बहन जी, आप दोनों को अपने बेटे की और मुस्कान की शादी करा देनी चाहिए। जितेंद्र और हेमा को सब कुछ समझने में और अकल ठिकाने आने में देर तो लगती है, लेकिन वो दोनों आखिरकार मुस्कान और नकुल की शादी करा ही देते हैं। शादी के बाद मुस्कान और नकुल एक बेटा और एक बेटी अडॉप्ट करते हैं, जिन्हें पूरा परिवार खूब प्यार देता है। धर्मेंद्र एक बहुत मेहनती पकौड़े वाला था। धर्मेंद्र अपनी बीवी सुरभि और छोटे बेटे गोलू और मोलू के साथ रहा करता था। धर्मेंद्र के पकौड़े होते तो बहुत स्वादिष्ट, लेकिन उन्हें खाने के लिए ग्राहकों की कमी थी। इतने स्वादिष्ट और लजीज तरह तरह के पकौड़े बनाने के बाद भी
मेरे ठेले पर कोई पकौड़े खाने नहीं आता। ये क्या हो गया है? जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप चिंता मत कीजिए, धीरे से ही सही हमारे जीवन में भी खुशियां अपनी दस्तक जरूर देंगी। धर्मेंद्र और सुरभि दोनों ही भगवान में बहुत श्रद्धा और आस्था रखते थे। दिन ब दिन धर्मेंद्र के ढाबे पर सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही आते, जिससे वो काफी लॉस में जाने लगता। उसके बहुत सारे पकौड़े जाया जाते। आज फिर से इतने सारे पकौड़े बच गए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? इन्हें भी रोज की तरह गरीबों में ही बांटना होगा। उसके सिवाय मेरे पास कोई और पर्याय नहीं है। धर्मेंद्र उन सभी बचे हुए पकौड़ों को गरीबों में बांट देता है। अगले दिन सुबह सवेरे ही धर्मेंद्र के बेटे गोलू के पैर पर सिलबट्टा गिर जाता है, जिस कारण उसके पैर से खून बहने लगता है और उसका पैर खून से लथपथ हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। पापा, मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पापा। पापा। चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। अभी तुरंत हम हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल ले जाने पर भारी बिल बन जाता है। वहीं धर्मेंद्र को उसके घर का किराया भरने की भी चिंता सताए जाती है। वो बहुत चिंताग्रस्त हो चुका था। सुरभि, पता नहीं क्या हो रहा है। ये पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ। गोलू और मोलू के स्कूल और ट्यूशन की फीस भी देनी है। कल या परसों तक बाबूलाल जी कभी भी किसी भी वक्त दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। पूरे 3 महीनों से हमने किराया नहीं दिया है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? धर्मेंद्र अपने सर पर हाथ धरे बैठ जाता है। सुरभि उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखती है और वो झट से उठकर अपनी अलमारी में से एक पुराना संदूक निकालती है और उसमें से कुछ गहने निकालती है और उन्हें धर्मेंद्र को दे देती है, जिन्हें देखकर धर्मेंद्र चौंक जाता है। सुरभि, ये सब क्या है? ये जेवरात, ये सब क्यों? धर्मेंद्र जी, ये जेवरात मुझे माँ जी नहीं दिए थे। ये खानदानी कंगन, गले का हार, बूंदा और मुंदरी है। इन्हें बेचकर हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं जी। लेकिन सुरभि, ये गहने, इनमें तो माँ का आशीर्वाद बसा हुआ है। इन्हें हम कैसे बेच सकते हैं? मैं जानती हूँ जी, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और अगर हम किसी से मदद मांगना भी चाहें तो भी कोई हमें पैसों की मदद नहीं करेगा। और रही बात आशीर्वाद की, तो माँ जी भले ही इस दुनिया से हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं, लेकिन वो हर पल हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर भी। और वो हर पल अपना आशीर्वाद हम पर बरसा ही रही हैं। धर्मेंद्र काफी देर तक सोचता है और फिर दिल पर पत्थर रखकर वो और सुरभि जाकर गहने बेच कर आते हैं, जिनसे मिले पैसों से वो गोलू मोलू के स्कूल की फीस, घर का 3 महीनों से ना दिया हुआ किराया और बाकी के पैसे भर देते हैं। धर्मेंद्र इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। वो फिर भी चौक पर पकौड़े बेचने जाता है, लेकिन अभी भी ग्राहक नहीं आते। उस दिन वो अपने दोस्त मटरू से मिलता है और अपना सारा दुख उसे बताता है। अरे देख भाई, मुझे लग रहा है कि तुझे ना अपने ठेले की जगह बदल देनी चाहिए, तभी जाकर ही तेरे पास ग्राहक आएंगे। जिस चौक पर तू खड़ा रहता है वहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, और तो और उस चौक को तो पनौती का प्रतीक भी तो माना गया है। अरे चुप है बेवकूफ, क्या दकियानूसी बातें कर रहा है। लेकिन तेरी एक बात सही लगी मुझे, उस चौक पर सच में पहले जितनी भीड़ नहीं रही। मुझे ठेले को कहीं और लगाना चाहिए। तू ना कमल चौक पर अपना ठेला लगाया कर, वहाँ पर तो दिन भर भीड़ जमी हुई होती है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही पुराना चौक है। ठीक है, मैं कल से ही वहाँ पर अपना ठेला लगाऊंगा। बहुत खुश होकर धर्मेंद्र दिल में एक नई उम्मीद लेकर कमल चौक में ठेला लगाता है और वहाँ पर पकौड़े बेचने लगता है। आइए आइए, कुरकुरे मसालेदार पकौड़े खाइए, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाएंगे। प्याज, आलू, गोभी, पनीर, चिकन, ब्रेड और कई सारे तरह तरह के पकौड़े सिर्फ यहाँ और कहाँ। आइए आइए, पकौड़े खाइए, खस्तेदार करारे पकौड़े खाइए। लेकिन ये क्या, धर्मेंद्र को यहाँ भी असफलता ही प्राप्त होती है। वो बहुत उदास हो जाता है। पूरे दिन में सिर्फ 6 ग्राहक ही आए। धर्मेंद्र अब और ज्यादा नुकसान झेल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो पकौड़े बेचना बंद कर देता है। सुरभि, वो पकौड़ा का मसाला जो बचा है उससे पकौड़े बना लो। मैंने बटरू से बात कर ली है,
कल ही मैं उसकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वहां पर वॉचमैन की नौकरी है, वेतन भी अच्छा ही है। हाँ ठीक है जी, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं सफल ही हो। सुरभि पकौड़े का बेसन मसाला साइड में निकाल कर रखती है। गोलू और मोलू जब ओरियो बिस्किट खा रहे होते हैं तभी पैकेट में से 5 बिस्किट उस बेसन मसाले में गिर जाते हैं और बिना देखे ही सुरभि उस मसाले के पकौड़े तल देती है, जिनके ओरियो पकौड़े बन जाते हैं। चारों भी उन ओरियो पकौड़े को देखकर चकित हो जाते हैं। उनमें से एक पकौड़े के 4 टुकड़े करके वो चारों चख कर देखते हैं। अरे वाह, ये ओरियो पकौड़ा तो बहुत ही मजेदार है। हाँ पापा, ऐसे पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। वेरी टेस्टी। ओरियो बिस्किट और पकौड़े के मसाले का स्वाद, दोनों का ये कॉम्बिनेशन एकदम सॉलिड है। अरे हाँ, सच में ये पकौड़े तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं, मजा ही आ गया। तभी अचानक से कोई तो उनका दरवाजा खटखटाता है। धर्मेंद्र उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है और ऐसे भयंकर मौसम में उनके दरवाजे पर एक अमीर आदमी और उसकी गर्भवती बीवी खड़े थे। हाय, मेरा नाम गौतम है और ये मेरी पत्नी शोभा है। हम गांव में घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से तेज तूफानी बारिश होने लगी। हमने कई सारे होटल्स में चेक किया, लेकिन सबकी बुकिंग फुल है। क्या आप हमें एक रात के लिए अपने घर पर रुकने दे सकते हैं? प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी गर्भवती बीवी है। ओह, जी 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 जी, क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। ये भी ना कोई कहने वाली बात है। भाभी जी, संभाल कर। अरे सुरभि, भाभी जी को संभालो जरा। गौतम और उसकी बीवी शोभा दोनों ही धर्मेंद्र के घर पर रहते हैं। जी, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए ना। दरअसल हमने दोपहर को भी लंच नहीं किया था। ओ, माफ कीजिए भाई साहब, फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ ये ओरियो पकौड़े ही हैं। ओरियो पकौड़े? ये कैसे पकौड़े हैं भाई, जरा दिखाओ तो। गौतम और शोभा दोनों ओरियो पकौड़े खाते हैं और उन्हें वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। वो दोनों धर्मेंद्र और उसके परिवार से ढेर सारी बातें करते हैं और धर्मेंद्र के दुख को जानने के बाद गौतम उससे कहता है, धर्मेंद्र भाई, तुम हमारे साथ शहर चलो, वहां पर तुम्हारे ओरियो पकौड़े बहुत अच्छी तरह बिकेंगे। हाँ धर्मेंद्र भाई साहब, यहाँ इस गांव की जनसंख्या बहुत कम है और ऐसे में यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे आपके ठेले पर। आप शहर में हमारी एक दुकान पड़ी है, वहाँ पर अपना ढाबा खोलिए और अपने इस स्पेशल ओरियो पकौड़े को बेचिए। लेकिन गौतम भाई जी, मैं आपसे इस तरह मदद वो कैसे? धर्मेंद्र, तुमने हम दोनों की इतनी बड़ी मदद की है, वो कोई कम है क्या? धर्मेंद्र और उसका परिवार गौतम और शोभा संग शहर जाता है और वहां पर अपना ओरियो पकौड़ा ढाबा खोलता है, जहां एक ही दिन में उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। अरे भाई वाह, ऐसा फंटास्टिक पकौड़े हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए। अरे सच में माइंड ब्लोइंग ओरियो पकौड़ा है भैया। धीरे धीरे धर्मेंद्र पूरे शहर में अपने ओरियो पकौड़ों के लिए बहुत फेमस हो जाता है और उसके ढाबे पर दूर दूर से लोग ओरियो पकौड़े खाने आते हैं। धर्मेंद्र बहुत सारे पैसे कमाने के बाद गौतम को भी पैसे दे देता है और ढाबे को अपने नाम कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।